महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए ग्रोथ से समझौता नहीं होना चाहिए। जी हां, आज G20 की अहम मीटिंग से पहले B20 की मीटिंग में दुनिया भर के देशों के वित्त मंत्रियों ने इस पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जहां महंगाई को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, वहीं इस पर फोकस रखना ठीक नहीं है। Key priority for economic growth is stemming inflation because persistently high inflation will weaken demand. Obsession with using interest rate as the only tool to deal with inflation and not manage the supply side factors will not give a complete solution. Task for central bank, therefore, will have to keep, particularly in today's context, is to keep in mind growth and growth-related priorities, even as equally looking at controlling inflation. तेल की बढ़ती कीमतों में राहत मिल सकती है, ऐसा इशारा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिया है। उन्होंने कहा कि जब जब क्रूड की कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं और देश के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है, तो सरकार ने ड्यूटी कट और दूसरे उपायों से मदद दी है। सुनिए हरदीप पुरी का बयान। When our oil prices went from $19.56 a barrel to $128 a barrel, what did India do? The Prime Minister stepped in and the central government decreased its excise duty on 2 occasions. Okay. And the BJP states brought down the VAT that they charge. All right. As a result of which we have a very interesting situation that there are major differences between different states. In BJP states, for instance, I'll give you a comparison on July 23 prices. In one BJP state where there's a BJP government, the price was 98 rupees and 3 paisa a litre. And another one, West Bengal, it was 106, difference of 8 rupees per litre. संकट के दौरान भी दूसरे देशों के साथ कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विश्व व्यापार में छोटे और मझोले कारोबारियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। G20 की जयपुर में हुई बैठक के दौरान सदस्य देशों के बीच इस बात पर खास सहमति बन गई है। Speaks about our theme, one earth, one family, one future, and brings about the general consensus that was drawn up on trade for growth and prosperity, our collective commitment to WTO reform, the efforts to strengthen trade through resilient global value chains, and what we need to do to build future-ready global supply chains and make them shock-proof in the future. G20 की जयपुर में बैठक होने से स्थानीय कारीगरों में काफी उत्साह है। पुश्तों से कसीदाकारी, मीनाकारी जैसी कलाओं में माहिर लोगों को भरोसा है कि G20 की बैठक में उनकी कलाओं से दुनिया भर में दीवाने बढ़ेंगे। देखिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय की रिपोर्ट। ये राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता गुलरुख सुल्ताना। कई पुश्तों से बैंगल बनाने की खास कला ये आगे बढ़ाते आ रहे हैं। इन रंग बिरंगी लाह की चूड़ियों की खासियत ये है कि ये पूरी तरह नेचुरल है। G20 की जयपुर बैठक के दौरान ये विदेशियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पसंद आया है, यहाँ पे लिया कम है लेकिन हमारा एप्रिशिएट ज्यादा किया हुआ है। लाख का काम बहुत पसंद आया है। ये इको फ्रेंडली है और ये जो 26 देशों के जो भी आदमी आए हुए हैं, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से, लंदन से, ये सब ने मेरा काम बहुत पसंद किया। पूरे देश में मशहूर राजस्थानी साफा भी G20 के मेहमानों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अपने पूर्वजों से साफा बनाने की कला सीख चुके सुरेंद्र सिंह राठौड़ विदेशी मेहमानों से मिलकर काफी खुश हैं। पहले से कई देशों में अपनी कला दिखा चुके सुरेंद्र सिंह राठौड़ को लगता है कि जयपुर में G20 की बैठक के बाद इनका कारोबार और बढ़ेगा। से बढ़ के एक मिलेगा वो तो मौका हमारे को। जैसे पीयूष गोयल जी के भी मैंने बनाई थी। अच्छा। और उनको पहनाया था। उनको बनाया था आपने? हाँ, ये फोटो रहा मेरे पास।
हाथों से कपड़ों पर ये खूबसूरत कसीदाकारी देखकर शायद आपको यकीन ना हो। खास बात यह है कि इस बेहतरीन कसीदाकारी के लिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और ना ही कोई कोर्स किया है। अच्छा, तो यहाँ पे आप आए G20 की मीटिंग में, यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाया आपने, इससे कुछ फायदा होगा आपको लगता है? हाँ, लगता तो है, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। जो दुनिया के सामने आप अपनी पूरी कारीगरी दिखा रहे हैं, तो आगे चल के इसका प्रभाव पड़ेगा। जी सर। जिस मीनाकारी के लिए राजस्थान पूरी दुनिया में मशहूर है, उसकी झलक भी G20 की बैठक के दौरान दिखी। यहाँ एग्जीबिशन में महज 18 साल की उम्र से मीनाकारी का काम शुरू करने वाले मनोज सोनी की कलाओं के दुनिया भर में दीवाने हैं और अब G20 में अपनी कला दिखाने का मौका मिलने से वो काफी खुश हैं। ये वाला जो काम है, कुंदन मीना हस्तकला जो इतने बरसों से चली आ रही है, ये जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये काम धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। ये कारीगर है जो काम छोड़ते जा रहे हैं और ये काम लोगों के पास जाए, ये काम चले और इसका काम जो हमारा इंडिया में इसका नाम है इस कारीगरी के लिए, ये दूर दूर तक विदेशों में जाए। इसके लिए यहाँ पर मेरे को जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुंबई भी बुलाया था और यहाँ पे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी ने जयपुर इन्वाइट करा है हमको। G20 के दौरान जयपुर में एक तरफ आपसी कारोबार बढ़ाने के लिए बैठकें चल रही थी, वहीं उसी कैंपस में स्थानीय और छोटे मझोले उद्योगों और कुटीर उद्योगों की ये प्रदर्शनी साफ संदेश दे रही है कि उनमें ये हुनर है कि वो पूरी दुनिया में अपना डंका बजा सकें। लक्ष्मण रॉय, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है। एक दिन के दौरे पर एथेंस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोulou ने ये अवार्ड दिया। पीएम मोदी का एथेंस में जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने एथेंस में सैनिकों के शहीद स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के बीच बातचीत हुई। कृषि में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल पर चर्चा हुई और दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ग्रीस के पीएम ने चंद्रयान की सफलता के लिए भारत को बधाई दी और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम समसामयिक मुद्दों पर वो भारत के साथ चलना चाहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्रीस और भारत के बीच स्वाभाविक संबंध है, क्योंकि दोनों देश प्राचीन सभ्यता और लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। राजधानी एथेंस में भारतीय समुदाय ने भी मोदी का जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों ने मोदी जी की जय और चक दे जैसे नारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच जाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बॉलीवुड के गानों पर भारतवासी लोग झूमते हुए नजर आए। जोहानिसबर्ग में G20 समिट में से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत में LAC पर तनाव घटाने के प्रयास और तेज करने को लेकर सहमति बनी है। क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से में LAC को लेकर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंता को रेखांकित किया है। दोनों नेताओं ने फैसला किया है कि तनाव और टकराव कम करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। One of the interactions which the Honorable Prime Minister had captures the sense of the relationship between India and China. Our leadership, my foreign minister, has made India's position on India-China relations clear ample number of times, reiterated several times, and I don't think that position needs to be repeated here because it's amply clear. इधर मोदी जिनपिंग मुलाकात की चर्चाओं के बीच राहुल गांधी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है।
करगिल में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख दौरे में वो पेंगोंग लेक तक गए और ये साफ हुआ कि चीन ने हजारों किलोमीटर तक भारत की जमीन हथिया रखी है। लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ मीटिंग में झूठ बोलते हैं। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार ने चीन को अलग थलग कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी बार बार चीन पर प्यार बरसाते हैं। कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है, परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। अब बात करते हैं बाजार की। फेड चेयरमैन की स्पीच से पहले बाजार में दबाव रहा। इसी दबाव के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 64,887 पर बंद हुआ। निफ्टी 121 अंक गिरकर 19,266 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, मेटल, फार्मा शेयरों में रही। एफएमसीजी, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में दबाव देखा गया। बाजार में आज बड़ी ब्लॉक डील का दिन है। आज 4 कंपनियों में ब्लॉक डील हुई है। इनमें पेटीएम, अंबर इंटरप्राइजेज जैसे नाम शामिल हैं। इन ब्लॉक डील्स पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतीन मोता। यतीन, कौन सी कंपनियां हैं ब्लॉक डील में? अगर हम बात करें ब्लॉक डील्स की तो कल भी बहुत सारे सौदों की भरमार थी और आज भी काफी सारे स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो लगातार लोअर सर्किट लगने के बाद आज जो वॉल्यूम हुए हैं और सौदे हुए हैं उसके बाद स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। -5% से स्टॉक लगभग ऊपर के सर्किट की ट्रेजेक्ट्री में है। अगर हम जियो फाइनेंशियल की बात करें तो लगभग 2.5% के आसपास के ब्लॉक डील्स के सौदे यहां देखने को मिले लोअर सर्किट के प्राइस पे, और लगभग 15 करोड़ शेयर की ट्रांजैक्शन आपको पंच वे में होती हुई दिखाई पड़ी और कुल वैल्यू पूरे ट्रांजैक्शन की 3,000 करोड़ से ज्यादा की आंकी जा रही है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज जीएफएसएल के शेयर में आपको कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सीएनबीसी आवास की एक्सक्लूसिव मोहर लगती हुई दिखाई पड़ी है। पेटीएम में एंड फाइनेंशियल यानी अलीबाबा की इकाई ने अपने ब्लॉक डील के जरिए लगभग 2.25% हिस्सेदारी बेची और ये भी सौदे होने के बाद पेटीएम के शेयर में शुरुआती तेजी देखने को मिली। एम्बर एंटरप्राइजेज, यहां भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने अपना हिस्सा बेचा है। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट ने लगभग 250 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहां बेचे, जिसके बाद स्टॉक में डिसेंट ट्रैक्शन देखने को मिला। और आखिर में ऊनो मिंडा, इस ऑटो एंसिलरी में भी आपको बड़े सौदे होते हुए दिखाई पड़े। 2.5% इक्विटी के सौदे जो 72 लाख की टोटल शेयर क्वांटिटी ट्रेड हुई और 450 करोड़ के आसपास की यहां भी आपको डील होती हुई नजर पड़ी। लेकिन क्लियरली आज जो फोकस है बाजार का पूरी तरीके से जीएफएसएल के शेयर पे है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा के कैश वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया यतीन। इधर बाजार में क्यों मची है मिड कैप शेयरों की धूम? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों में फाइनल रिपोर्ट दे दी है, जबकि 2 मामलों में अभी अंतिम रिपोर्ट जमा की गई है। सेबी इन रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की डेडलाइन देते हुए सेबी को रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था, लेकिन सेबी ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त यानी मंगलवार को होगी। मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 27 केसों को गुवाहाटी ट्रांसफर किया है, साथ ही कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई ऑनलाइन मोड में होगी। आरोपियों की न्यायिक हिरासत मणिपुर में होगी। साथ ही गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से गुवाहाटी में 1 या ज्यादा स्पेशल जज नियुक्त करने को भी कहा है। अब गवाहों के सीआरपीसी 164 के बयान मणिपुर में क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। वहीं मणिपुर सरकार को बेहतर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आज बारामती में कहा है कि अजित पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है। पार्टी तो जब टूटती है तब बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। पवार के इस बयान के बाद से राजनीतिक हलचल मची हुई है। वहीं एक दिन पहले लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि अजित पवार एनसीपी के सीनियर लीडर हैं और विधायक हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सिर्फ जेनरिक दवाओं के लिखने के आदेश पर रोक लगा दी है। अगस्त महीने की शुरुआत में एनएमसी ने आदेश जारी किया था कि डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखें या प्रेस्क्राइब करें, मगर अब एनएमसी ने अपने आदेश को पलट दिया है। अब डॉक्टर जेनरिक के अलावा दूसरी दवा भी लिख पाएंगे। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए क्या है नया आदेश? देखिए, कुछ दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नया नियम जारी किया था जिसके तहत सभी डॉक्टर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करेंगे और अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ये जो प्रावधान शामिल किया गया था सख्त कार्रवाई का, उसके पीछे दलील एनएमसी की तरफ से ये दी गई थी कि जो जेनरिक दवाइयां हैं वो ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 30 से 70% तक सस्ती पड़ती है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर दवाइयों का खर्च कम करने के लिहाज से ये नियम जारी किया गया है। लेकिन इस फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने विरोध किया। बाकायदा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत की, बैठक की और अनिश्चितता जाहिर की जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी को लेकर। अब इस बैठक के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने पहले के ऑर्डर को वापस ले लिया है और नया नियम जारी किया है कि डॉक्टर्स अब जेनरिक दवाइयों के साथ साथ ब्रांडेड दवाइयां भी लिख सकते हैं। हालांकि जो आईएमए और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस है, उन्होंने जो सबसे बड़ी आपत्ति जाहिर की थी वो ये कि अगर जेनरिक दवाइयों को देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से ये खरीद नहीं उतरती हैं और कहीं ना कहीं जान का जोखिम है। तो इसी के बाद ये फैसला लिया गया कि अब डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयों के साथ साथ ब्रांडेड दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया दीपाली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुद अटलांटा की फुलटन काउंटी जेल में सरेंडर किया, लेकिन इसके 20 मिनट बाद ही रिहा हो गए। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के समय उनका मग शॉट लिया गया। ट्रंप अब इस मग शॉट को भुना भी रहे हैं। उन्होंने इसे सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। एलन मस्क ने भी इस पर पोस्ट किया है। माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए ट्रंप इमोशनल कार्ड चल रहे हैं। नीरज चोपड़ा लगातार नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। अब वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। आज वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। नीरज ने पहली ही कोशिश में 88.77 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। रविवार को अब इसका फाइनल होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में हो रहा है और इस कारनामे के साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए भी नीरज चोपड़ा ने अपना टिकट पक्का कर लिया है। इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर से निकलकर सफलतापूर्वक 8 मीटर दूरी तय की है। इसरो ने रोवर की सभी गतिविधियों की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो ने लिखा है, सभी पेलोड काम कर रहे हैं। रोवर पेलोड LIBS और APXS ऑन है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 का नया वीडियो जारी किया है। 30 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद कैसे विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरता है और अपने टायरों के निशान बनाते हुए आगे बढ़ता है। रोवर के सोलर पैनल्स भी उठे हुए दिख रहे हैं।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।